अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है हम अपील फाइलिंग एक करने लगे थे। हमने कहा जी चलें हम आपके साथ ही बैठ के सारी डिस्कशन कर लेते हैं। मिस्टर एच जो है ये मेरे क्लाइंट हैं जी। इनको एक आया था नोटिस ये आया था कि इनका पैरामेट्रिक जो है ना सिलेक्शन हो गई थी ऑडिट में, और इन्होंने उसको रिस्पॉन्स टाइमली नहीं किया। पैरामेट्रिक क्या होता है जी, ये भी हम देख लेते हैं। ये फिंजनी कह रहे हैं जी। खैर फिंजनी से भी आपका तारुफ करवा देते हैं। फिंजनी कंसल्टिंग मेरी जी कंपनी है जहाँ से हम लोग ये सारा काम कर रहे होते हैं। हमारे साथ सारे लॉ एसोसिएट्स हैं। ये finjini.com.pk से आप जाकर हमारी वेबसाइट पे हमारी सर्विसेज देख सकते हैं। एनी हाउ खैर हम यहाँ पे अभी आएंगे। मैं यूज़ करता हूँ SLD वालों की मुझे इजाज़त है। SLD सिस्टम्स जो है ना ये मेरे पास मौजूद है। SLD सिस्टम में मुझे फ़ायदा क्या है? SLD सिस्टम में मुझे फ़ायदा ये है कि जी इसके अंदर मुझे सारे टैक्स के लॉज, केस लॉज और चीज़ें सारी मिल जाती हैं। SLD है सुपर लॉ डायरेक्टरी या सिस्टम व्हाट्सएवर चीज़, मैंने इसके आगे नहीं देखा। PLD SLD है, वही है। तो ये हम चले गए यहाँ से स्टैट्यूट्स में जाकर ये हमने खोला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और यहाँ पर हमने लिख दिया सेक्शन 214 सब सेक्शन C। ये C वाले साथ गड़बड़ कर जाता होता है ये नॉर्मली। देखते हैं ये देता है या नहीं देता। हाँ वही ना, क्यूरी नहीं सही तरीके से काम करती है। मैंने कई दफ़ा इनको रिक्वेस्ट की है कि आप मेहरबानी करें इसका फॉर्मेट हैं ऊंचा। यार अब्दुलरहमान साहब ऊंचा बोलेंगे तो सुना। हाँ देखा, उनका पैरामीटर ये है कि वो डायरेक्ट C से उठाता है। अच्छा, इसमें मज़ेदारी वाली बात जो है वो ये है कि जब सेक्शन चेंज हुआ होता है ना, ये वो डेट आ रही होती है। एक दफ़ा पहली दफ़ा ये लॉ आया था, ये 2010 में आया था। दूसरी दफ़ा इसमें जो अपडेशन आई वो 2013 में आई है। अच्छा, यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए लॉ को खोल देगा और यहाँ से इसके केस लॉज की डिटेल खोल देगा। तो ये दोनों फैसिलिटीज़ आपको साथ साथ हैं कि अगर आपने इसी सेक्शन से रिलेटेड अगर आपने केस लॉज पढ़ने हैं तो ये सारे केस लॉज यहाँ पर इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। आप अपने केस लॉज को यहीं से पढ़ लें। आज हम कुछ पढ़ भी लेंगे एक आधा केस लॉ ताकि थोड़ी सी ज़रा आसानी भी रह जाए। अभी हम बात कर रहे हैं कि पैरामेट्रिक सिलेक्शन की। सिलेक्शन फॉर ऑर्डर्ड बाय द बोर्ड की तरफ से सिलेक्शन है। अब ये सिलेक्शन हो कैसे रही है? द बोर्ड में सेलेक्ट पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन्स फॉर ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स थ्रू कंप्यूटर बैलेट विच मे बी रैंडम और पैरामेट्रिक एज द बोर्ड में डीम फिट। ये बोर्ड को उसने एक राइट दिया हुआ है कि वो, मैं अपनी ये सादा ज़बान में इसको कहता हूँ छटा लगाना। छटा लगा के ना छांट के उसमें से कोई 2 4 5 के 6 केस निकाल लिए। वो हो सकता है कि किसी ख़ास पैरामीटर की बेस पे कर ले, वो चाहे तो एक रैंडमली कर ले। तो उसके बाद ये राइट है वो चेकिंग का, क्योंकि आप जब रिटर्न सबमिट करते हैं वो मान ली जाती है कि एज इट इज़ एक्सेप्ट हो गई है। तो वो ऑर्डर पास कर देता है, हाँ जी ठीक है जो आप कह रहे हैं वो सच है। आपने कम इनकम बताई है वो तब भी मान लेते हैं ठीक है सच है। आपने ज़्यादा बताई है वो तब भी मान लेते हैं सच है। तो फिर वो अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाते हैं कि इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के मुताबिक चेक कर लेंगे हम। अगर कोई ऑडिट इस क्राइटेरिया के मुताबिक कोई सेंसिटिव केस है, कोई इन्फॉर्मेशन को सेंसिटिव है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक कंप्यूटर को एक स्कीम दे देते हैं कि सारे टैक्स फाइलर्स में से इस तरह के लोगों को इतने % लोगों को, सारे लोगों में से इतने %, जो कि 7.5 था पहले, अब वो देखनी पड़ेगी कि क्या आ चुकी है। बल्कि 2019 की अब आ भी गई है। मैंने ये फारूक साहब को दे भी दी है कि वो अगर आप देख लें तो वो 2019 के ऑडिट की पॉलिसी आ गई हुई है। तो वो ऑडिट पॉलिसी निकालते हैं और उसके मुताबिक जो है वो फिर उसकी बैलेटिंग हो जाती है। अच्छा, ये ट्रिकी एक पॉइंट है जो कि मेरे उस्ताद हैं आमिर रसूल साहब, उन्होंने एक बात ये बताई थी मुझे जब मैं काम शुरू कर रहा था कि आपने जब भी आपके पास ऑडिट आए 214C में, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने जाकर ऑडिट पॉलिसी उस साल की पढ़नी है। उससे आपको पता लगेगा कि आप उस सर्टन क्राइटेरिया पे फॉल करते भी हैं या नहीं करते। अगर आपका क्लाइंट उस क्राइटेरिया पे उस साल में फॉल ही नहीं करता तो कंप्यूटर ने गलत रैंडम बैलेटिंग की है। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशंस होती हैं, जो पॉलिसी मेकिंग्स होती हैं, ये बोर्ड ने क्योंकि की होती हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंपलसरी होती हैं कि उन्होंने इसको फॉलो करना ही करना है। लेकिन हमारे पर एज बीइंग अ टैक्स पेयर या कंसल्टेंट या वकील, हम पर ये कंपलसरी आउटसाइड द ऑफिस ऑफ द टैक्स बिल्डिंग हम पर इसका इतलाक नहीं होता। इट्स एन ऑपरेशनल थिंग
वो उसको फॉलो करवा सकते हैं, वो उसी की बात उसने यहाँ की है। फिर आगे नथिंग विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड दिस ऑर्डिनेंस और एनीथिंग इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द बोर्ड शैल कीप द पैरामीटर्स कॉन्फिडेंशियल। क्या करेगा? फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द बोर्ड शैल कीप द पैरामीटर्स कॉन्फिडेंशियल रखेगा। ऑडिट of income tax affairs of persons selected under subsection 1 shall be conducted as per procedure given in section 177। मतलब वो जब वो ऑडिट करेगा तो ऑडिट की जो पावर है, या ऑडिट का जो सारा प्रोसेस है, वो सेक्शन 177 में मेंशन्ड है और वो उसके हिसाब से करेगा। And all the provisions of the ordinance except the first proviso to the subsection 1 of section 177 shall apply accordingly। वो कहता है पहली प्रोविज़ो के अलावा सब की उसको इजाज़त है, वो उसके मुताबिक सारी की सारी ऑडिट की प्रोसीडिंग मुकम्मल करेगा। For the removal of the doubt, it is hereby declared that the board shall be deemed always to have had the power to select any person or classes of person for audit of the income tax affairs. Explanation: for the removal of doubt, it is desired that the persons of the powers of the commissioner under section 177 are independent of the powers of the board। उसको आज़ाद की है ताकि वो फेयरली ऑडिट करे। Under this section and nothing contained in this section restricts the power of the commissioner to call for the record or documents including books of accounts of a taxpayer for audit and to conduct audit under section 177। वो उसकी आपको खुली इजाज़त है कि वो ये कर सकता है। अब मैं SLD में चला जाता हूँ और सिलेक्शन कर लेता हूँ किसकी? सेक्शन 177 की, कि जिसके अगेंस्ट उसने ऑडिट करना था। आज़ान हो रही है, ज़रा 2 मिनट हम इसको रोक लेते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द नमाज। अजान हो गई जी। अच्छा सर, अब हम कर रहे हैं सेक्शन 177। सेक्शन 177 क्या था जी? ऑडिट का सेक्शन है, ये जी आ गया। अब सर इसमें इतनी दफ़ा तब्दीली आई है ना कि बंदा घूम जाता है इसके अंदर, तो आपको हर साल के हिसाब से देखना होता है। हमारा पर्टिकुलर ईयर है 2015 जिसके अंदर ये ऑडिट हुआ है, तो वो 2015 के हिसाब से ही रिकॉर्ड हमसे मांग सकता है। तो ये 1 जुलाई 2015 को मतलब ये 2016 में जाके गिरेगा। क्लियर एंड इसका 2016 होगा ना, तो ये साल 2016 कहलाएगा, 2015 नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम 1 जुलाई 2000, हमने ढूंढना है 13 वाला है ना, 13 वाला है तो 15 के साथ 2015 13, ये 1 जुलाई 2013। इसका मतलब ये यही का यही हमारा 2015 में भी चल जाएगा और ये इसके केस लॉ। अच्छा, ये आ गया जी ऑडिट का सेक्शन। बड़ा प्यारा सेक्शन बनाया अल्लाह ने क्या बंदों ने बनाया, और बंदों को हिदायत अल्लाह ने दी थी। कमिश्नर मे कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग, क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता सर? क्यों नहीं हो सकता? आप ठीक है? वो कहते हैं कमिश्नर मे कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग। ये मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूँ ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। क्या चीज़ जी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या कहते हैं? मेंटेन अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस सेक्शन में मेंटेन होती हैं वो भी सेक्शन खोल लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स for conducting audit of the income tax affairs of the person and where such record or documents have been kept on electronic data, the person shall allow access to the commissioner or the officer authorized by the commissioner for use of the machine and software on which such data is kept, and the commissioner or the officer may have access to the required information and data and duly attested hard copies of such information or data for the purpose of the investigation and proceedings under this ordinance in respect of such person or any other person। वो हर किस्म का आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी मांग सकते हैं, वो आपका फिजिकल डाटा भी मांग सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा का प्रिंट निकलवा के उससे आपसे टेस्ट करवा के कॉपियाँ भी मांग सकते हैं।
जहाँ जहाँ आपने वो डाटा रखा रखा है ना, वो उनका हक है कि वो उस पर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो उसके आगे चांद शर्तें लगा रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर में आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग कॉल फॉर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द टैक्स पेयर एंड द रीजन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर वाइल कॉलिंग रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द टैक्स पेयर। मतलब बगैर रीजन के नहीं मंगवा सकता वो, और रीज़न उसको हम पहले कहाँ से प्रोवाइड कर चुके हैं, जो मेरे क्लाइंट को आई है मिस्टर AH को सेक्शन 214C में उसकी सिलेक्शन हो गई थी, दैट वाज द रीज़न एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये सेक्शन एक्टिवेट हो गया। ये एक्टिवेट हुआ तो उसने इसमें जाकर ऑडिट स्टार्ट कर दिया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कमिश्नर शैल नॉट कॉल फॉर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टैक्स पेयर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 years। 6 साल खत्म हो गए फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच दे रिवेट। मतलब वो जो ऑडिट हुआ, जो चीज़ भी हुई, जो भी नोटिस आया, जो भी उसका रिकॉर्ड है, वो आपने 6 साल तक, क्योंकि आप पर पाबंदी है, आपने महफूज रखना है। वो भी ऑडिट की ये डाटा का वो जो आपसे रिकॉर्ड मांग सकता है, वो किस साल तक का मांग सकता है? 6 साल तक का मांग सकता है। इस चक्कर क्यों कह रहा है शैल नॉट कॉल फॉर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टैक्स पेयर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मांगेगा ही नहीं। आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ द पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 और वेयर नेसेसरी रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन्ड, द कमिश्नर शैल कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इंक्वायरी इनटू एक्सपेंडिचर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पर्सन or any other person and may call for such other information and documents as he may deem appropriate। वो कोई और डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है जो उसको लगता है रेलिवेंट है। 3, 4, 5 इसकी छुट्टी हो गई है, ये पहले होता था, लेकिन 15 में यानी कि 14, 15 और उससे आगे जब तक अगला इसमें चेंजेस नहीं आई कोई, ये ख़त्म रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट the commissioner may, if considered necessary, after obtaining taxpayer explanation on all the issues related in the audit, amend the assessment। assessment को amend कर देगा, change कर देगा under subsection 1 of subsection 4 of subsection 122। वो जाकर क्या करेगा, इसकी amended assessment create कर देगा। वो कर सकता है, उसका राइट है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता 122 सबसेक्शन 4 में। यही का यही काम उसने हमारे क्लाइंट के साथ भी किया है। उसने फिर एक अमेंडेड असेसमेंट कर दी। असेसमेंट जो उसने पहले जमा कराई थी हमारे क्लाइंट ने, अब उसको उसने अमेंड कर दिया, अपनी मर्जी से अमेंड कर दिया। ये बड़ा आफ्टर obtaining the record of a person under section 1 or where necessary record is not maintained, जहाँ रिकॉर्ड जो है ना मेंटेन नहीं हो, हमारे मामले में हाँ मेंटेन नहीं हुआ ना। The commissioner shall conduct an audit of the income tax affairs, examination of accounts and records, inquiry into expenditure, assets and liabilities of that person or any other person and may call for such other information and documents as he may deem appropriate। अब जो डॉक्यूमेंट उसको बेहतर लगता है वो हमें सेलेक्ट कर दे, क्योंकि इसका तो रिकॉर्ड जल गया। हमने तो कहा रिकॉर्ड जल गया है, अब उसने करना था, अब उसने अपनी मर्जी से बताना है कि ये चीज़ें मुझे लग रही हैं यार, ये तो होंगी ना, ये ला दो। जिसमें एक बैंक स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि रिट्रेसेबल है। सही है, यानी कि उसने एसेट एक्सपेंडिचर लायबिलिटी की प्रॉपर इंक्वायरी करके फिर उसने अमेंड करना है। ये हमें तो इंक्वायरी वाला सिस्टम ही कोई नहीं किया, हमारे खिलाफ ऐसे ही ठोक दिए कल। उसके पास कैसा, वही तो मैं जो याद होगा अगर आपको, कि उसके पास ऐसा कौन सा नॉलेज था, ऐसी क्या बेसिस थी उसके पास कि उसने हमारी मर्जी के हमारे कोई चीज़ को इंस्पेक्ट किए बगैर ही उसने कह दिया मैं कम क्यों ना करूं और ज़्यादा क्यों ना करूं। भाई इंक्वायरी वाला मामला उसने नहीं किया ना, उसने ये सबसेक्शन 2 की स्टेट ऑफ खिलाफ वर्जी कर दी। अगला उसने अपना हक इस्तेमाल कर लिया, उसने 2 को छुट्टी करा दी, सीधा जाके 6 पे छक्का मारा, 7 में पहुंचे गए। द फैक्ट दैट अ पर्सन हैज़ बीन ऑडिटेड इन अ टैक्स ईयर इन अ ईयर शैल नॉट
preclude that the person from being audited again in the next and the following years where there are reasonable ground for such audits. The fact that a person has been audited in a tax year shall not preclude, ख़त्म नहीं कर देता उसको, मतलब अगले साल का भी ऑडिट हो सकता है उसका अगर ग्राउंड कोई मौजूद है, कोई फैक्ट ऐसा मिल गया तो। वरना जनरल लॉ यही होता है कि अगर एक साल आपकी सिलेक्शन हुई है तो हर साल आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। 214C में सिलेक्शन हर साल नहीं हो सकती, हर साल आप क्राइटेरिया में नहीं खड़े हो सकते, तो वो आपको छुट्टी देता है। लेकिन वो यहाँ कहता है कि अगर रीजनेबल ग्राउंड मौजूद है तो ये नहीं है कि ऑडिट हो गया तो अगले साल आपका ऑडिट में नाम नहीं आ सकता, मतलब उसी सेक्शन को ये रीपावर भी कर रहा है कि हो सकता है अगले साल आपका क्राइटेरिया में नाम आ जाए, इस साल आप किसी वजह से पकड़े गए हो। रीजनेबल ग्राउंड्स की बुनियाद पे वो कर सकता है ऑडिट, वैसे वो नहीं। मैं अक्सर अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि आप मुझे कह रहे हैं कि साडा जो ऑडिट हो गया, मैं कहता हूँ सर आप मुझे रीज़न बताएं ऑडिट क्यों होगा। कमिश्नर को भी या किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को खुली छुट्टी तो नहीं दी लॉ ने, वहाँ पे कुछ ना कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ लॉज हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। अभी मैं बल्कि एक केस और भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि एक कंपनी के नाम के लिए हमने अप्लाई किया था SECP में। उन्होंने हमारा नाम ये कह के डिसएग्री कर दिया, एक वर्ड है उसके अंदर, वो उन्होंने ये कह के डिसएग्री कर दिया कि दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और ये बिल्कुल मिलता जुलता है किसी और कंपनी के नाम से, जबकि वहाँ पर हज़ारों ऐसी कंपनियों के नाम मैं प्रेसिडेंशियली कह सकता हूँ कि एक वर्ड के चेंज से वो दूसरा नाम अलाउ करते हैं, जिससे कम से कम वो नज़र आ रहा है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट कंपनी है। मतलब KFC अगर खाली लिखा हुआ नज़र आएगा मैं मानता हूँ डिसेप्टिव है, लेकिन अगर लिखा आ जाए KFC कंप्यूटर्स तो ये किसी तरह डिसेप्टिव रहा। ये KFC में JFC, हाँ फिर वो JFC खुला, LFC खुला, AFC खुला, वो आपने क्यों नहीं डिसेप्टिव किए। अच्छा आज ही एक कंपनी है जो मैंने एक नाम से रजिस्टर करवाई है, उसी वर्ड के नाम से मैंने एक वर्ड से रजिस्टर करवाई है, उसी एक वर्ड के साथ जुड़े हुए 15-16 वर्ड्स के साथ, डिफरेंट वर्ड्स के साथ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और वहाँ मैडम थी, वो मैडम मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। मैंने उनको कहा भी सही मैडम देखें अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, नाइंसाफ़ी ना करें, मेहरबानी करें, नहीं मानी हो। और मेरे ख्याल में तो हमें इसकी स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लेके जानी चाहिए कोर्ट में कि मेहरबानी करें जी हमें ये नाम दिलवाएं, जब आप बकाया को देने तो हमें क्यों नहीं देते। उसके फैसले के खिलाफ अपील की जगह कोई नहीं है ना, या SECP में ये बड़ा रोल है, या मेरे कम से कम नॉलेज में नहीं है, होनी चाहिए रिव्यू या रिविजन की कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए। मैंने दरअसल बड़ा ट्राई मारी है, वो नहीं हुई। और मेरे क्लाइंट का 15-20 साल का बिजनेस है, उसको इस वर्ड की वजह से नुकसान आ रहा है। तो मैं अगर वो एक अलग बहस है, हम उसके ऊपर भी गपशप कर लेंगे, फिलहाल हम वापस आ जाते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये बोर्ड जो है वो इस्लामाबाद वाला बोर्ड है जी। और द कमिश्नर में अपॉइंट अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज डिफाइंड अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 और अ फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एज डिफाइंड अंडर द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स 1966 टू कंडक्ट एन ऑडिट of the income tax affairs of a person or classes of person, and the scope of such audit shall be as determined by the central board and the commissioner on the case to case basis। ये एक वक्त था 1990s में या 80s में, एक वक्त आया था, मैं स्पेसिफिक नहीं कर सकता, उस वक्त में ये राइट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हुआ था, बहुत सारे लोगों को आउटसोर्स हुआ था ये काम। इस साल भी शौकत तरीन साहब इसकी तरफ बहुत भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे कि वो ऑडिट करें। चलें अल्लाह करेगा हमारी रोज़ी भी खुलेगी। फर्म हमारी के पास भी हैं 4-5 ऐसे लोग जो काम ये कर सकते हैं। अच्छा जी, एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय अ फर्म रेफर टू इन सबसेक्शन 8 मे बी ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर इन राइटिंग टू एक्सरसाइज द पावर इन सेक्शन 176(5) and 176 फॉर द पर्पस ऑफ द कंडक्टिंग एन ऑडिट अंडर दैट सबसेक्शन। ये स्पेशली जो है ना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है कि वो उसको इजाज़त मिलती है, वो आकर अपेयर हो सकता है। ठीक है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म का बंदे को हाँ वो दे सकते हैं। ठीक है जी, नॉट वेड स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 6 वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर or a firm of chartered or the cost management accountants appointed by the board or commissioner on subsection 8 to conduct an audit and accounts
documents and records required to be maintained under subsection section 174 or any other relevant document, electronically kept record, electronic machine, or any other evidence that may be required by the commissioner or the firm of the chartered accountants or the cost and management accountants for the purpose of the audit or determination of income and tax due thereon. The commissioner may proceed to make best judgment assessment under subsection 121. इसने ये असेसमेंट की है हमारे ख़िलाफ़ क्योंकि इस बंदे ने कोई भी रिकॉर्ड फिज़िकली जाकर जमा नहीं करवाया, हालांकि उसने ये फैक्ट जाकर जमा करवा दिया था कि सर जी फायर लगी थी, लेकिन उसकी वो लेमैन हेयरिंग को उन्होंने रिकॉर्डिंग में लिया ही नहीं, वो खुद चला गया था। नो लीगल इफेक्ट ट्रीटेड टू हैव मेड। अच्छा जी, इसके बाद और उसको ये कहा जाएगा कि हाँ जी ये आपका हो गया फैसला और ये अब आपने पैसे पे करने ही करने। एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, इट इज डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द कमिश्नर अंडर दिस सेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पावर्स ऑफ द बोर्ड अंडर सेक्शन 214C एंड nothing contained in section 214C restricts the power of the commissioner to call for the record or documents including the books of account taxpayer for the audit and to conduct audit under this section। इसने फिर वही बात की है पैरामीट्रिक वाली, क्योंकि पैरामीट्रिक के अंदर ये एक जनरल रूल है कि एक साल आ गया तो अगले साल नहीं, लेकिन ये नॉर्मल स्टांस में ऐसे नहीं होता। अगर कोई रीज़नेबल ग्राउंड मौजूद है तो कमिश्नर को इख्तियार हासिल है कि वो आपको एक नोटिस करे, जवाब तलबी करे, शोकाज दे, अगर आप उसका रिस्पॉन्स नहीं करते तो वो आपको ऑडिट स्टार्ट कर दे या ऑडिट स्टार्ट कर दे, उसके पास एक पावर मौजूद है। ये हो गया सेक्शन 177। हमने 177 में पढ़ लिया। हमारे क्लाइंट का एक मसला आपके सामने और भी क्लियर हो गया यहाँ पे कि यहाँ से हम एग्रीव्ड हैं, ये सब सेक्शन 2 से ये हमें एग्रीव किया गया है, बंदे की डॉक्यूमेंटेशन को माना ही नहीं गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा अपने वापस। आपने पढ़ना है इसमें कुछ? अब ज़रा मैं देखना चाह रहा हूँ 177 के ये रहे जी केस लॉज। ये 2020 1 जुलाई 2020 को ये केस लॉ आया है। ज़रा इस केस लॉ को ज़रा एक नज़र मार लेते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर ये हाई कोर्ट का एक फैसला है 177 का, लेकिन इसके अंदर वही देखें जी 122(3) में 122(5) में है 177 तो ऑडिट का है ना, उसने ऑडिट खोला क्यों वो वाला साथ पढ़ना है सेक्शन। ये 122(4) है तो ये रेलिमेंट लग रहा है हमें, ये पढ़ लेते हैं ना। ये कौन सा जी? एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का फैसला है कराची बेंच का, कराची में हुआ है 7/9/2019 का। हेयरिंग हुई है 22/5/2019 को। प्रेजेंट किसके सामने हुआ? मोहम्मद जावेद ज़िक्रिया साहब के सामने, जुडिशल मेंबर हैं। सैफुल्लाह खान अकाउंटेंट मेंबर हैं। वर्स और ये पिटिशनर कौन है? मोहम्मद फारूक। सर जी तुसी गए सी, वेरी गुड। अल नूर फाउंडेशन इंडस्ट्रीज़ कराची। अच्छा जी। वर्सेज रिस्पोंडेंट कौन है? द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जोन 3 LTU2 और कराची। पिटिशनर का है सैयद मोहम्मद इमरान सलीम एंड मिस्टर मोहम्मद वलीद सिद्दीकी AR। एंड रेस्पोंडेंट कौन कौन से हैं जी? मिस्टर नवीद दोस्त चांडी और DR। ठीक हो गया जी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हमारा कंसर्न इसमें जो है वो सेक्शन 122 में शुरू हो जाता है। हम पहले इसका बिल्कुल एंड पढ़ लेते हैं कि एंड में इसने किया क्या, इसका फैसला हुआ क्या है, ताकि हमें समझ आ जाए कि इसको अमेंड कर सकता है या वो रिमांड बैक कर सकता है। Before pertaining to the judgment, we may observe that no tax shall be levied on the collected। ये है जी। In the view of the aforesaid discussion, we vacate the orders of the officers below and allow the appeal filed by the taxpayer। उसने अपील को अलाउ कर दिया, ऑर्डर को उसने विकेट कर दिया है। थोड़ा जूम आउट करूँ, देखो टू मच ही जूम हो गया इससे। अब इस केस को अगर आप पढ़ना चाहें तो हम इसको पढ़ सकते हैं। इसमें यही किया होगा कि उसने नहीं मानी होगी चीज़ें, या अभी इसको रहने दें, अभी इसको रहने दें, टू मच हो रहा है, लंबा होता जा रहा है। अच्छा ये तो था ऑडिट का ना। हम इससे पहले वाला भी एक केस लॉ निकाल के बैठे थे, ये वाला 214C का।
ये केस लॉस 214C के हम जो निकाल के बैठे थे। एनी हाउ जी, आए जी अब हम ज़रा देख लेते हैं। ये अपील का फॉर्म होता है ऐसे, कैसे, ऐसे। पहले तो नज़र ही कोई नहीं आ रहा था। ये है जी अपील का आपका फॉर्म ऑफ अपील। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि ये ज़रा नज़र आना शुरू हो जाए। अब ये डॉक्यूमेंटेशन पर आ गए हम, जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है कि किस किस चीज़ में आपने किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को बनाना है। अपील नंबर, अपील डेट फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, 2 कमिश्नर अपील्स, 3 हो रही है हमारा। ऑब्वियसली अपील्स का जौन सा होगा हमारा बंदा, हम उससे रेलिवेंटली इसको करेंगे। ये हमारे लिए एक रेड पॉइंट है जिसको हमने ठीक करना है। फ़ीस हमारी जो है वो 5000 नहीं है क्योंकि ये इंडिविजुअल है और असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, तो ये हमारी फ़ीस हो जाएगी 2500 रुपये, 2500। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द फीस जो है ये हमने 2 जगह खाली इसलिए रखी है, कल हमने चालान बना लिया, उसकी पेमेंट करके पेमेंट की डेट में जमा करा देते हैं। अमाउंट ऑफ द टैक्स डिमांडेड बेस्ड ऑन द रिटर्न इनकम, तो वो तकरीबन कोई 4 लाख की अमाउंट है। अभी मैं यहाँ पर एग्जैक्ट फिलिंग नहीं कर रहा ताकि मसला ना बने। यहाँ पे जी अमाउंट ऑफ टैक्स लिखेंगे जो उसने डिमांड बनाई है वो 4 लाख की अमाउंट है। अमाउंट ऑफ टैक्स एडिशनली वेयर बाय रिक्वायरमेंट ऑफ द टैक्स पेमेंट फॉर द फाइलिंग ऑफ द। सर वो हो नहीं रहा था, मैं इसलिए टिक गया जरा, मेरे को मसला आ रहा था, ये राइटिंग कर रहा था, राइटिंग आ गई। तो इस मसले को मैं हल कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद नेशनल एनटीएन नंबर एप्लेंट का, जिसका आप कर रहे हैं केस, उसका नेशनल एनटीएन नंबर डाल देंगे आप उसका। अच्छा जी, या आप उसका CNIC डाल देंगे। एनटीएन CNIC दोनों भी अवेलेबल हो सकते हैं, कोई खास बड़ा मसले वाली बात नहीं है। और उसके बाद आ जाता है टैक्स ईयर हमारा 2015 है। जोन 3 जुरिस्डिक्शन रेंज हमने वहाँ से देख लेनी है। ठीक है जी, नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ जाएगा मिस्टर AH। उसके बाद ये कंपनी का पहले इन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है, ये कंपनी नहीं है हमारी, तो हम इसको ख़त्म करके इसका अंडरलाइन भी ख़त्म करके हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरी हमेशा आदत रही है, मैं इससे पहले जो है ना वो टिक मार्क भी लगा देता होता हूँ क्योंकि वो लिखा होता है प्लीज़ टिक द रेलिवेंट बॉक्स। तो कुछ भी नहीं करना होता, यहाँ से जाके विंग डिंग 2 सेलेक्ट करना होता है, WING विंग डिंग्स आ गया, 2 आ गया कि नहीं आया, 2 ही आ गया, ठीक है बेहतरीन हो गया। ये विंग डिंग्स 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे जाके शिफ्ट दबा के P दबाएंगे तो टिका आ जाएगा। शिफ्ट मतलब बड़ा P, कैपिटल P, तो उसका यहाँ पे टिक मार्क ही होता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया जनाब एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, जो कि रजिस्टर्ड एड्रेस है, ऑब्वियसली वो एड्रेस आप डाल दें। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मैं अपना डाल देता हूँ या आप अपना डाल दें। स्टेटस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, कोड भी खत्म, अंडरलाइन भी खत्म, ये CA में इकट्ठा नहीं होता, तीन में इकट्ठा हो गया। और यहाँ मैं फिर वही विंगडिंग 2 लेके और यहाँ पर दबाऊंगा P, पहले P चलो ठीक हो गया जी। उसके बाद में इकट्ठा होता है, फिर वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है। एड्रेस टू विच द नोटिस में बी सेंड, एड्रेस जिस पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस चाह रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ द पास द ऑर्डर, जो बंदा जिसने किया है ऑर्डर पास, ठीक है जी। हाँ जी, कमिश्नर जो है ना। इनकम डिक्लेयर्ड, असेस्ड, सिग्नेचर ऑफ द ऑफिशियल, हु रिसीव्ड द ऑर्डर, उसका नाम, नेम, कॉपी, डेजिग्नेशन, ये सारा कुछ उसमें आपने शामिल कर लिया।
टैक्स असेस की अमाउंट आपने यहाँ लिखनी है, जनरल गाइडलाइंस के जी इनकम टैक्स आपने ये लिखना है, डिफॉल्ट सरचार्ज ये मांगा हमसे, पेनल्टी ये मांगी हमसे, अदर्स ये मांगा हमसे, टोटल हमसे ये डिमांड की है। यही 4-5 चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो इनकम टैक्स हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ 4 लाख रुपए की अमाउंट है, ज़्यादा नहीं हो गया, नहीं ये पूरा हुआ, ठीक है जी। 4 लाख की ये अमाउंट होगी, है सेम यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख। अच्छा जी, अनडिस्प्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी, द टैक्स शैल नॉट बी लेस द टैक्स ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। अच्छा जी, टैक्स डिमांड, ये डिमांड इतने की है, 4 लाख की डिमांड यहाँ है, वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। द ऑर्डर अपील अगेंस्ट नोटिस ऑफ द डिमांड, प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ अपील फीस, सर्टिफिकेट, वो कहते हैं ये चीज़ें साथ लगाएं, सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ द डिमांड और द इम्प्यूग ऑर्डर to the appellant, and the certificate showing that the date of the communication of the memorandum of the appeal and grounds of appeal to the respondent department along with the evidence of the service brief history and facts of the case आपने यहाँ दर्ज करने हैं जी। क्या है जी, अटैच आपने सेपरेट शीट की थी, ग्राउंड ऑफ अपील क्या लिखा जी आपने यहाँ पे, अटैच है सेपरेट शीट, ग्राउंड ऑफ अपील आपने अलग से सेपरेट शीट के तौर पर अटैच कर देना है। ब्रीफ क्लेम इन अपील या प्रेयर के अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं वो सारा सा ब्रीफ छोटा सा आप लिख देंगे यहाँ पे। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन यहाँ आप कंपनी का डाल दे रहे हैं जनाब, बंदा कौन है जो प्रेजेंट होने वाला है इस जगह, ऑफ इसका द एपेलेंट डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट वट एवर इज स्टेटेड अबाउ इज ट्रू एंड फुल, उसका आप वो दे देंगे, CRO दे देंगे, चले मेरे भाई ये वाला काम मुकम्मल हो गया, इसके आप रजिस्ट्रेशन वगैरह ले लेंगे, CNIC नंबर डालेंगे और ये मुकम्मल हो गया। AOP बाय मेंबर और पार्टनर, इन केस ऑफ AOP ये वाला फॉर्म फिल होगा, लेकिन ये AOP नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप्स। उसके बाद आ जाता है अपील एक्नॉलेजमेंट रसीट, ये भी आप बनाकर साथ लेकर जाएंगे, डेट रसीट ऑफ अपील, सिग्नेचर ऑफ द एपेलेंट। लेकिन अब ये सारा कुछ क्योंकि ऑनलाइन जाना है तो अब आपको ये सारा कुछ अपने बस साइन करके आपने साथ सिर्फ अटैच कर देना है। अच्छा जी, अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास ग्राउंड्स ऑफ अपील, वो भी मैं आपके सामने ले आता हूँ। ताकि हम यहीं पर ही इसको ऑल्टर कर लें, बस फिर नाम पता डाल देंगे हम। लें जी, ये है हमारे ग्राउंड्स ऑफ अपील। ठीक है जी, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ग्राउंड्स ऑफ अपील, ये प्राइवेट लिमिटेड का था, यहाँ पर आप सिर्फ मिस्टर लिख देंगे, मिस्टर AH। ठीक हो गया जी, उसका एंटीएन आ जाएगा यहाँ पे, टैक्स ईयर आ जाएगा 2015। इन ऑर्डर पास्ड बाय द असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, आगे हम यूनिट रेंज लिख देंगे, इज बैड इन लॉ एंड अगेंस्ट द फैक्ट्स ऑफ द केस। पहली बात भी बिल्कुल दुरुस्त है हमारी, दैट द ऑर्डर पास बाय द लर्नड ACIR इज बेस्ड ऑन वेम्स गैस वर्क एंड कंजक्चर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, गैस वर्क ही किया है उन्होंने। अच्छा, देयरफॉर होल ऑर्डर बीइंग बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन वेम्स गैस वर्क इज नॉट मेंटेनेबल अंडर द लॉ। अच्छा, ये गैस वर्क वाली बात जो है ना, ये मैं सुप्रीम कोर्ट का आपको एक फैसला भी दिखाता हूँ उसमें, कि गैस वर्क इज़ नॉट अलाउड, फिशिंग इंक्वायरी इज़ नॉट अलाउड, गैस वर्क इज़ नॉट अलाउड, मच्छी बढ़ाने की कोशिश मत करो। That without prejudice to the above ground of appeal, the order passed by the learned
ACIR is based on phishing inquiries which are, ये मैंने वही कहा ना, phishing inquiries की गई हैं, which are not permissible under the law, therefore whole order is illegal and against the actual facts of the case। ये बात हमारी भी 110% दुरुस्त है, क्योंकि रिकॉर्ड चल गया था, हम ये बात इंटीमेट कर चुके थे। तो यार नहीं भी किया था इंटीमेट, तो उनके पास ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद थी जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने ये काम किया। That the order passed by the learned ACIR is also against the express provisions of the section 161B of income tax ordinance। हमारे therefore the tax charge, ये अब ये वाला पर्टिकुलर केस है, क्योंकि उसने ये 122 में हमारा ऑर्डर पास कर दिया। Therefore the tax charge under section 137 जो उसने पेएबल बनाया है, 137 सब सेक्शन 2 में जो उसने, ये भी हम पढ़ लेते हैं, 137 में भी पढ़ लेते हैं, ऑफ द ऑर्डिनेंस इज टोटली इलीगल एंड नॉट मेंटेनेबल अंडर द लॉ। दैट द लर्न्ड ACIR हैज अर्न्ड in passing the impugned order which is the outcome of the misuse of the authority based on assumption and tainted with malified intention। That the learned ACIR has erred in passing the impugned order without reducing an opportunity of personal hearing and applying due process of law, which is against the provision of this section 122 of income tax ordinance as well as the principle of the natural justice। principle of natural justice क्या जी, ordi alteram petrum। The learned ACIR has failed to specify name of any single party whom payment was made above their threshold limit 30,000। बिल्कुल ठीक बात है। For the rendering of the providing of the services, ये उस वक्त की हमने लिमिट देखनी है। ये दो बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं कि 2015 में मिनिमम पेमेंट की लिमिट मेरे ख्याल में 25,000 थी, और फॉर सर्विसेज जो है वो 75,000 है। वो भी हमने देखनी है कि कितनी थी, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट है, वो तो इजाज़त है ना कि आप कैश में भी कर सकते हैं पेमेंट, वरना अगर हमारे खिलाफ ऑर्डर किया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है कि हमने किसी से सर्विसेज ली हैं या दी हैं, तो ना हमने कोई पेमेंट की, कोई प्रूफ हो ना उनके पास, तो फिर हम कहते हैं फॉर द सेल ऑफ द गुड्स एज पर सेक्शन 153(1) which is mandatory requirement for charging tax under section 161 of the ordinance। The tax collected recovered under section 161 of the, ये 161 हमारा क्योंकि केस नहीं है, हमारा 122 के अंदर फैसला हुआ है, तो हम उससे रेलिवेंटली बात करेंगे। एडजस्टेड अगेंस्ट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द, ये विदहोल्डिंग की बात हो रही है, इसलिए वो डिफरेंट है, हम इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे उस्ताद मोहतरम का पैटर्न है, हमने उसको चेंज कर लेना है, उन्होंने हमें दिया था कि जी ये आपकी हेल्प करेगा। ACIR has erred in changing tax under section 161 of the ordinance, whereby this section is only a machinery provision not a charging section। ये हमारे से रेलिवेंट नहीं है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, that the learned ACIR while making the order 122 of the ordinance did not appreciate taxpayer यहाँ इंडिविजुअल है तो हम इसको डेल कर देते हैं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर एंड चार्ज टैक्स डिफॉल्ट चार्ज अंडर सेक्शन 121 ऑफ द ऑर्डिनेंस, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास की है उसने, विच इज़ आर्बिट्रेरी एंड विदाउट लॉफुल जुरिसडिक्शन। दैट द लर्न्ड ACIR हैज़ अर्ड अंडर लॉ इन रेजिंग डिमांड, यहाँ पर 4 लाख अंडर सेक्शन 122 ऑफ द ऑर्डिनेंस अंडर द हेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये हमने हेडिंग वहाँ देखनी है कि ये तो हमारा तस्करा ही नहीं हुआ ना, ये तो हमारा कोई तस्करा उसने हमारा किया ही नहीं है, उसमें जस्ट हमें ये कहा ये हमारे ये वाले जो एरियाज़ हैं ये हमें सारे इग्नोर करने होंगे, क्योंकि ये हमारे से रेलिवेंट है ही नहीं। दैट द एप्लीकेंट कन्वेस permission to add, amend, alter, withdraw or take any new grounds of appeal at the time of the hearing of this case। इजाज़त मांगने की हमें उसको की इजाज़त भी दे दी जाए। एपेलेंट अल्लाह लाते खैर सलाह ग्राउंड भी हमारी ऐसे तैयार हो। जी मेरे केस की अगर कोई ग्राउंड लेना चाहे तो वो मैं अपने केस को जो मैं फ़ाइल कर रहा हूँ वो आप मुझसे मेरे नंबर पर जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप मुझसे रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा। ज़ाहिर नाम पता मैं अपने क्लाइंट का हटा लूँगा, ग्राउंड आपको दे दूँगा,
अगर आप न्यू कमर हैं और आप काम करना चाहते हैं, वेरी गुड, करें, कोई आपको नहीं रोकता। वी रियली अप्रिशिएट दिस। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी भी ज़ाहिर है आपने साथ सबमिट करवानी है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी मैं ठीक करके ले आता हूँ ताकि हम उसी हिसाब से आपको दिखा भी दें। और ये नहीं सर, ये हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट है, ये मैं कोशिश करता हूँ इधर उठा लाऊँ, और ये इधर आ गया है। हाँ सर, ये पावर ऑफ अटॉर्नी भी देख लेते हैं। वो खैर आपने तो देखी हुई है, ये मैं फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग यहाँ रख रहा हूँ कि जनाब हम किसकी बेस के ऊपर प्रेजेंट होने लगे। कौन प्रेजेंट हो रहा है? हम प्रेजेंट हो रहे हैं AH के लिए प्रेजेंट हो रहे हैं, 2015 में प्रेजेंट हो रहे हैं, 15 के लिए हम प्रेजेंट हो रहे हैं। कौन प्रेजेंट हो रहा है? मोइज़ हसन प्रेजेंट हो रहा है, साथ में फ़ारूक मुस्तफ़ा साहब प्रेजेंट हो रहे हैं, साइमन वार प्रेजेंट हो रहे हैं, और ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। अल्लाह अल्लाह ते खैर चलो जी, किसी ने अगर कॉपी लेनी हो जी वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं कॉपी दे दूँगा, कोई मसला नहीं। FTO की डिक्लेरेशन भी है जो इसमें साथ जाती है, अटैच होती है कि FTO में हमने कोई केस वगैरह नहीं किया हुआ। टैक्स अम्बर्समेंट, फेडरल टैक्स अम्बर्समेंट, मुतसिब का इदारा। अभी वो फोरम भी हमारे पास है। हाँ जी है, ताकि किसी भी गरीब इंसान को मेरे बाद ये मांगना ना पड़े। Declaration for the non-filing of an appeal before federal tax ombudsman for Mr. AH के लिए जनाब हमने अभी तक कोई नहीं की है, तो इसका हमने एक डिक्लेरेशन देनी है। अच्छा जी, इसके बाद हमारी चीज़ आ जाती है जो हमने आगे इसके साथ प्रोवाइड करनी है, वो है एक फीस का चलान। ये मिस्टर AH जो है ना, वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट जो है वो हो रही है कि हम केस दाखिल कर रहे हैं कमिश्नर इंग्लैंड रेवेन्यू के रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट मैटर। इट इज़ एक्नॉलेज दैट वी हैव रिसीव्ड द ऑर्डर। हमने ऑर्डर ले लिया है, यहाँ पे हमारा 122 का ऑर्डर है, हमने 122 का ऑर्डर ले लिया। उस दिन याद है आप और मैं जाके लेकर आए, तो हमने बताना है कि हमने ये ऑर्डर रिसीव कर लिया। जी वो डेट बता देनी है कि इस डेट को ऑर्डर रिसीव हुआ है, क्योंकि आपको पता है टाइम पीरियड उसी से काउंट होता है। ये याद रखना है हमेशा कि ना अपील 30 जो है वो ट्रिब्यूनल 60 और हाई कोर्ट 90, 30 60 90 हमेशा याद रखें। ये जो कल हमने वीडियो में देखा था वो बड़ी अच्छी अप्रोच लगी थी, मैंने 30 60 90 वाली कहानी बहुत अच्छी सुनाई है उन्होंने। तो 30 60 90 का फार्मूला आप याद रखें। ये 30 गुजर गए हैं तो फिर आपकी यहाँ से छुट्टी हो गई है, एपलेट में आपके जो है वो 60 दिन गुजर गए तो आपकी वहाँ से छुट्टी हो गई है, और 90 दिन अगर आपकी गुजर गए तो फिर आपकी हाई कोर्ट से भी छुट्टी हो गई है। फिर आप सजे कभी कोई जगह देखें, या फिर स्पेसिफिकली आप देखें कि आपका ऐसा कोई राइट तो नहीं है जो इन्फ्रिंज हो गया हो। टैक्स मुझसे तो रहता ही है। जी वो तो रहता ही रहता है जी, वो तो कहीं